30 साल की कुंवारी दीदी कई सालों बाद घर आई थी। शादी में रुचि न होने पर पापा से बहस करके जॉब करने दूसरे शहर चली गई थी। तब से वह वहीं रह रही थी। उसके आने के बाद से वह हमेशा मेरे आसपास घूमती रहती थी। एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे, मैंने गलती से जींस की चेन को गलत जगह पर फंसा लिया। तब दीदी मेरी मदद के लिए आई, लेकिन उसके बाद उसका अजीब तरह से मुझे अनचाहे जगह पर छूना शुरू हो गया। फिर बोली, तुम अभी 17 साल की हो, फिर भी तुम्हारा यह इतना बड़ा, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। ऐसा बड़बड़ाते हुए दीदी ने मेरा पेंट के अंदर का नज़ारा देखकर वे खुश हो गई। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। इस कहानी में मैं एक लड़की का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम रोहित है और मैं 10वीं में पढ़ता हूँ। मेरी दीदी कई सालों बाद हमारे घर आई थी। वह 22 साल की थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे। दोपहर को स्कूल से घर आने के बाद मेरी देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं होता था। इसीलिए पापा ने दीदी को हमारे घर पर बुला लिया था। मुझे देखते ही दीदी ने मुझे गले लगा लिया। उसने कहा, रोहित, तू तो बहुत जल्दी बड़ा हो गया है। दीदी को घर आने के बाद से वह मेरे कमरे में ही रहती थी। मैं भी खुशी खुशी अपना कमरा उसके साथ शेयर कर रहा था। दोपहर को जब मैं स्कूल से घर आता तो मेरे हाथ से बैग लेने से लेकर खाना खिलाने तक मेरी सारी देखभाल दीदी ही करती थी। मैं अब 17 साल का हो गया था और 10वीं में पढ़ता था। दीदी को घर बुलाने का एक और अहम कारण था। करीब कुछ महीने पहले मुझे थायराइड का पता चला था। इतनी कम उम्र में ही मुझे थायराइड के कारण अंतिम थायराइड इंजेक्शन लेनी पड़ रही थी। जो अंतिम थायराइड देने के लिए घर पर एक डॉक्टर आया करता था। जिसे फीमेल होती है वैसे ही मेल डॉक्टर आया करता था। वह लड़का हर दिन दोपहर में मुझे इंजेक्शन देने के लिए आता था। देखते ही देखते दीदी को घर आए कई दिन हो गए थे। मेरे स्कूल से लेकर मेरे पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी दीदी ही उठा रही थी। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरी नींद अचानक खुलने का कारण था मेरे शरीर पर घूमता हुआ दीदी अचानक मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी थी। मुझे शरीर पर किसी का हाथ फेरना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे लगा ये सब दीदी गलती से हो रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे दीदी के कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आने लगी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उस दिन मैंने पहली बार उनका ये अजीब व्यवहार देखा था, इसीलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन भी दीदी ने फिर से वैसा ही कुछ किया। लगातार 2 दिन तक दीदी के इस अजीब व्यवहार को सहने के बाद मैंने तय किया कि अब मैं उसे इस बारे में बात करूँगा। अगले दिन जब मैं दोपहर में स्कूल से घर आया और खाना खाते समय मैं उसे सवाल किया, तब मैंने कहा, दीदी, पिछले 2 दिन से रात को सोते समय तुम मेरे शरीर पे हाथ क्यों करती हो? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आता है? जैसे ही मैंने दीदी से ये सवाल किया, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उसने कहा, शायद मुझे कुछ सपने आते होंगे। सपने में गलती से मेरा हाथ तुम्हारे शरीर पर आ गया होगा। तब मैंने दीदी को बातों पर विश्वास कर लिया, परंतु इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। उसी रात सोने के कुछ समय बाद ही मेरी नींद खुल गई। सोने से पहले मैंने प्यास लगने के कारण 2 गिलास पानी पिया था और इसी कारण मेरी आधी रात में ही नींद टूट गई थी। मैं उठा और देखा कि दीदी मेरे पास नहीं थी। मुझे लगा कि वह बाथरूम में होगी, लेकिन वह कमरे के बाथरूम में भी नहीं थी। तब मैंने उठकर दीदी को ढूंढने की सोचा। फिर मैं कमरे से बाहर निकला, चारों ओर नज़र दौड़ा और आया। तब दीदी मुझे मम्मी पापा के कमरे के बाहर दिखी। वे मम्मी पापा के कमरे में झांक रही थी। वह वहाँ क्यों झांक रही थी ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। तब मैंने दीदी को जाने की सोचा, पर तभी वे मेरे कमरे की ओर पलट गई। अगर मुझे दीदी देख लेती तो उसे लगता कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। इसीलिए दीदी की मुझे देखने से पहले ही मैं अपनी जगह वापस जाकर सो गया। कुछ ही देर में दीदी भी कमरे में आई। आते ही वे अपनी जगह सो गई और उनका वही अजीब व्यवहार फिर से शुरू हो गया। वे फिर से मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। दीदी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी
ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर एक बात मुझे ज़रूर समझ में आई थी कि वह मम्मी पापा के कमरे में कुछ देखती है और फिर मेरे शरीर पर हाथ फेरती है। दीदी आखिर मम्मी पापा के कमरे में क्यों जाती है, यह जानने की मेरी इच्छा बढ़ रही थी। अगले दिन दोपहर में घर पर मैं और दीदी ही थे। दीदी मेरा पढ़ाई करवा रही थी। जब वह मेरा पढ़ाई करवा रही थी तो मैंने उससे सहजता से सवाल किया, दीदी तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? इस पर उसने कहा, पहले मुझे लगता था कि शादी एक बहुत महत्वपूर्ण तनावपूर्ण रिश्ता होता है, क्यों बेवजह उसमें फंसना, पर अब धीरे धीरे मुझे शादी की ज़रूरत महसूस होने लगी है। लेकिन अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मेरी उम्र का जोड़ीदार मिलना थोड़ा मुश्किल है। दीदी के जवाब पर मैं फिर से उसे कोई और सवाल नहीं किया। तब चुपचाप मैं पढ़ाई करने लगा। कुछ ही देर बाद इंजेक्शन देने वाले ब्रदर मुझे इंजेक्शन देने के लिए घर आए। इंजेक्शन लेने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। अब मैं सोकर उठा तो उठते ही मुझे तेज़ भूख लग गई थी। मुझे मैगी खाने की इच्छा हो रही थी, इसीलिए मैंने दीदी से मेरे लिए मैगी बनाने को कहा। उस समय दीदी मम्मी के कमरे में थी। जब मैं उसे कमरे के पास गया तो मुझे दीदी वहाँ कुछ अलग ही रूप में दिखी। अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। वह खुद को शीशे में ऐसे निहार रही थी जैसे वह 18 साल की लड़की हो। दीदी को खुद को निहारना अब कब ख़त्म होगा, इसकी प्रतीक्षा करते हुए मैं कमरे के बाहर खड़ा था। लेकिन वह तो खुद को हीरोइन समझकर और भी खेल रही थी। इधर मेरी भूख भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। आखिरकार मैं दीदी के कमरे में चला गया। मुझे देखते ही दीदी थोड़ी शर्मा गई। उस समय वे वैसे ही मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बातें करने लगी। दीदी उस वक्त नहाने के बाद गाउन पहने हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, उठ गए रोहित तुम, अच्छा अब आ ही गए, तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैं वहाँ गया था, लेकिन दीदी तो मेरे मुंह से अपनी तारीफ़ सुनने में व्यस्त हो गई थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे आईने के सामने ले गई। एक हाथ मेरे गले में डालकर वे मेरे पीछे खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, रोहित तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे अभी भी शादी करनी चाहिए? दीदी के सवाल पर मैं क्या जवाब दूँ, समझ नहीं पा रहा था। मैंने उनसे कहा, दीदी शादी करना तुम्हारी निजी फैसला है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यहाँ इसीलिए आया था क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए मैगी बना सकती हो? मेरी बात सुनकर दीदी हंस पड़ी। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम अभी भी बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तुम यहाँ रुको। मैं तैयार होकर उस समय उस कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में उसने मुझे मैगी बना कर दी। उसी रात मैंने तय कर लिया कि आज मैं मम्मी पापा के कमरे में देखूंगा, क्योंकि मुझे जानना था कि दीदी वहाँ क्यों जाती है। रात में सोने के बाद कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें खोली। उस समय मैं जानबूझकर बड़बड़ा रहा था, पानी कहाँ है, प्यास लगी है, लेकिन कमरे में पानी नज़र नहीं आ रहा था। इसीलिए अब मुझे किचन में जाकर ही पानी पीना पड़ेगा। मैं ये सब जानबूझकर बड़बड़ा रहा था ताकि दीदी को लगे कि मैं सचमुच पानी पीने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि वह भी जाग रही है। फिर मैं कमरे से बाहर निकला। फिर पानी पीने किचन में न जाकर मैं मम्मी पापा के कमरे के बाहर गया। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। जब मैं अंदर झाँका तो मम्मी पापा एक दूसरे के साथ दिखे। पापा ने मम्मी को प्यार से पास में खींच लिया था। वह दृश्य देखकर कुछ बातें मेरे समझ में आ गई। मुझे जो समझना था वह मैं समझ चुका था। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। उस रात मैंने दीदी को अपने कमरे से बाहर जाते हुए नहीं देखा था, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि दीदी के मन में कुछ अलग ही चल रहा है। अब मुझे उस अकेले में बात करनी थी। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। मेरी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। मम्मी पापा ने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था। यह प्लान उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही बनाया था। मम्मी पापा का कहना था कि सामने मेरे 10वीं के एग्ज़ाम है, इसीलिए अब मुझे छुट्टी का इस्तेमाल अपने सिलेबस की तैयारी में ही करूँ। मम्मी पापा ने मुझे छुट्टी के बावजूद पढ़ाई करने को कहा था और इसी वजह से उन्होंने मुझे ट्रिप पर साथ नहीं ले गए थे। 3 दिन बाद जब मेरी छुट्टियां शुरू हुई तब मम्मी पापा अपनी ट्रिप ही देखते 3 दिन बीत गए। तब मम्मी पापा अपनी ट्रिप पर निकल गए थे। उनके जाने के बाद घर में मैं और दीदी के साथ अकेला था। उस दिन घर में कोई नहीं था तो मैंने दीदी से सवाल किया। मैंने उससे कहा, दीदी
अब तुम्हें भी शादी करने की इच्छा होती होगी। यहाँ आने के बाद से मम्मी पापा को साथ देकर तुम्हें भी लगता होगा कि तुम्हें भी कोई ऐसा चाहिए जो तुमसे प्यार करे। जैसे ही मैंने ये सवाल किया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बोली, रोहित, तुमने सच में मेरे दिल की बात पहचान ली। फिर दीदी ने रोते रोते मुझे गले लगा लिया। वह कहने लगी, मैं तुम्हें छोटा समझ रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल छोटे नहीं हो। तुम्हारी इस समझदारी की बात सुनकर मुझे तुम्हारे अंदर का एक बड़ा आदमी नज़र आ रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी इस उम्र में भी मुझे कोई पसंद करेगा? दीदी ने फिर से वही सवाल मुझसे किया, जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद से दीदी का नज़रिया मेरे प्रति बदल गया था। उस दिन के बाद से दीदी ने घर में मम्मी के स्टाइलिश कपड़े पहनना शुरू कर दिए। दीदी को स्टाइलिश कपड़ों में देखकर मैं उसे देखता ही रह जाता। जब वह स्टाइलिश कपड़े पहनकर तैयार होती तो वह ख़ास तौर पर मेरी तारीफ़ सुनने के लिए उत्सुक रहती थी। इतना ही नहीं, वह मुझसे छुपकर फ़ोटो भी खिंचवा देती थी। का जो भी स्पर्श मुझे होता वह कुछ अलग ही दर्शाता था। उसका एकदम से बदला हुआ अंदाज़ा कुछ और ही बता रहा था, जैसे वह मुझे बेवजह इशारे कर रही हो। खैर, एक दिन सुबह नहाने के बाद मैं जीन्स पहनी। जीन्स पहनते समय अचानक उसकी चेन गलत जगह पर अटक गई और मुझे दर्द होने लगा। तब मैं ज़ोर ज़ोर से मम्मी को पुकारने लगा। मम्मी तो घर पर नहीं थी, यह मैं कुछ देर के लिए भूल गया था। मेरी आवाज़ सुनकर मम्मी नहीं, लेकिन दीदी दौड़ती हुई आई, मेरे कमरे में आ गई। उसने पास आकर मुझसे पूछा, क्या हुआ रोहित? मैंने उसे सब कुछ बताया। तब वह मेरे पास आई और मेरी मदद करने लगी। जैसे ही उसने मेरी जीन्स को हाथ लगाया, मैं शर्म से पीछे हट गया। मैंने कहा, दीदी, मुझे शर्म आ रही है। तब उसने समझते हुए कहा, अभी के लिए शर्म को अलग करो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए परेशानी में पड़ जाओगे। अब तुम्हारी मम्मी तो घर पर नहीं है, इसीलिए तुम्हारी मदद मुझे ही करनी पड़ेगी। तब मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसे मेरी मदद करनी थी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और विकल्प ही नहीं था। कुछ ही देर में उसने मुझे मेरी परेशानी से राहत दिला दी, लेकिन उसके बाद से दीदी की नज़र मुझ पर बदल गई। जब उसने मेरी मदद की तो अनजाने में उसका स्पर्श गलत जगह हो गया था। मेरी मदद करने के बाद वह मुझे एक अलग नज़र से देखने लगी थी। उसने कहा, रोहित, मैं तो तुम्हें इतने दिनों से सामान्य समझ रही थी, लेकिन तुम तो 17 साल की उम्र में भी बहुत बड़े हो गए हो। दीदी जो कुछ भी कह रही थी मैं समझ रहा था। उस समय मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद दीदी ने कहा, आज के बाद जब मम्मी घर नहीं आती है तो मैं नहला दिया करूँगी। मैं उसे मना कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ही शर्मिला था। मेरे इनकार पर दीदी ने कहा, ठीक है, तुम खुद ही नहाया करो, लेकिन नहाने के बाद तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आज तो जो गड़बड़ की थी उसे बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाता। आज के बाद मैं तुम्हें तैयार करूँगी। उसके बाद मैंने भी सहमति जताई। उस दिन की तरह हमेशा दोपहर में डॉक्टर मुझे इंजेक्शन देने घर आया। इंजेक्शन लेने के बाद उस दिन मैं रोज़ की तरह सोया नहीं था, बल्कि उठकर कमरे से बाहर चला गया। हॉल में आते ही मैं टीवी चालू कर दिया। टीवी की आवाज़ सुनकर दीदी मम्मी के कमरे से बाहर आई। शायद मैं मम्मी के कमरे में आराम कर रही थी। दोपहर में जिस तरह से दीदी तैयार हुई थी उसका मचलना कुछ अलग ही था। खैर, आज भी दीदी ने छोटे कपड़े पहने थे। उसने कहा, रोहित, मैं खास तुम्हारे लिए पानी पूरी बनाई है, रुको मैं किचन से लेकर आती हूँ। किचन में जाते समय उसने टीवी बंद कर दिया और पानी पूरी लाने के लिए किचन में चली गई। वह मुझे हॉल में भी पानी पूरी खिला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह मुझे मेरे कमरे में लेकर गई और मुझे बिस्तर पर बिठाकर अपने हाथों से पानी पूरी खिलाने लगी। पानी पूरी खाते समय दीदी बार बार मेरे बालों पर हाथ फेर रही थी। वह कह रही थी, तुम बहुत समझदार हो गए हो, अब तो तुम बड़े भी हो गए हो। तब दीदी के परफ्यूम की खुशबू मेरे कमरे में चारों ओर फैली हुई थी। वह बात कर रही थी और मुझे धीरे धीरे नींद आने लगी। कुछ देर में मैं गहरी नींद में सो गया। जब मैं नींद में जागा तो मुझे चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। उठते ही मैंने अपने सिर पर हाथ रखा और बिस्तर पर बैठ गया। कुछ समय बाद दीदी मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, रोहित, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में इतना आनंद आएगा। दीदी की बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसकी बातों पर सिर्फ सिर हिला दिया, क्योंकि मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। दीदी ने कहा, तुम फ्रेश होकर आओ, हम मज़े करेंगे। मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर गया।
तब दीदी ने हॉल में मेरी पसंद के गाने लगाए थे। इससे पहले दीदी ने कभी मेरे पसंद के गाने नहीं सुने थे। उसे डीजे के गाने बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन उस दिन उसने खुद ही मेरी पसंद के गाने लगाए थे। इतना ही नहीं, उसने मेरे हाथ पकड़ा और मुझे डांस कराने लगी। उसने मेरा एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरा अपने कंधे पर, वह मेरे साथ कपल डांस करने लगी। दीदी इतनी खुश क्यों थी, वह मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए, दीदी मुझे खुश दिखाई देने लगी। दोपहर में जब मैं भी सोकर उठता तो मुझे बहुत थकान महसूस होती। सोकर उठने पर वह मुझसे हमेशा एक ही बात कहती, तुमने आज मुझे बहुत खुश किया। मैं उसे किस तरह खुश कर रहा था ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जो तकलीफ़ मुझे हो रही थी वह मुझे अच्छी नहीं लगती थी। शुरू में मुझे दीदी से तैयार होने में संकोच होता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी आदत पड़ गई। अब मैं बिना शर्माए दीदी से तैयार होने लगा था। अगले कुछ दिनों में दीदी और मेरे बीच एक अलग रिश्ता बन गया और मुझे वह सब कुछ अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों बाद मम्मी पापा घर आ गए। अचानक एक दिन मुझे बहुत चक्कर आने लगे और फिर घर वालों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अचानक मुझे क्या हुआ ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। जब मेरी आंखें खुली तो पता चला कि मैं लगभग 1 घंटे बाद आईसीयू से बाहर आया हूँ। 1 महीने में आईसीयू में रहा और इसका कारण जब डॉक्टरों ने मम्मी पापा को बताया तो वे भी मेरे साथ हैरान रह गए। जब मैं आईसीयू से बाहर आया तो डॉक्टरों ने खुद मुझसे बातचीत किया, पिछले 1 महीना में मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या नहीं, ये डॉक्टर ने मुझे विस्तार से पूछा। मेरे साथ बातचीत के बाद डॉक्टरों को मेरे रोग का पता चला। उन्होंने मम्मी पापा को बताया कि रोहित को पिछले 1 महीने से एक अजीब बीमारी हो गई है। उसने खुद की एक अलग दुनिया बना ली है, वे कल्पना में जी रहा है। डॉक्टरों ने मेरे साथ साथ घर के सभी लोगों से बात की। फिर डॉक्टर ने मम्मी पापा से कहा, आप दोनों अपने काम में व्यस्त थे, आपने खुद के लिए समय निकालना, लेकिन अपने बेटे से बातचीत सही समय पर नहीं किया। आपका बेटा खुद से बातें करता था और इस पर आपका ध्यान नहीं था। इसके बाद घर में रोहित की दीदी आई। रोहित ने अपनी दीदी को भी एक शख्स के प्यार में पड़ते हुए देखा था। इंजेक्शन लेने के बाद वे रोज़ अपनी दीदी को घर आए देने वाले डॉक्टर के साथ देखा था। ये सब उसे देखकर लगने लगा कि प्यार केवल लड़के और लड़की के बीच होता है। इसीलिए रोहित खुद को उस डॉक्टर के रूप में देखने लगा। जब जब वे अपनी दीदी को उसके प्रेमी के साथ देखा तो वे खुद को उस जगह पर देखा और इस दौरान वह भी गलत राह पर जाने लगा। मोबाइल में गलत चीज़ देखकर उसने भी गलत काम करना शुरू किया और इस वजह से वे धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। उसके बार बार के विचारों के कारण उसे आईसीयू में भर्ती होने की नौबत आ गई। रोहित के साथ जो पिछले 1 महीने में हुआ उसके लिए उसकी फैमिली जिम्मेदार है। डॉक्टर ने जो कुछ हुआ वह मम्मी पापा को बताया था और दीदी भी वहाँ मौजूद थी। तब दीदी के गले में मुझे मंगलसूत्र दिखा। मुझे तब पता चला कि जब मैं आईसीयू में था तब मम्मी पापा ने दीदी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी थी। मेरी हालत देखकर दीदी ने मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा, रोहित, मैं तुम्हारी देखभाल करने आई थी, लेकिन मैं भी अपनी ही दुनिया में खो गई थी। तुम्हारी तरह मैं भी अकेली हो गई थी। तुम्हारी वजह से ही मेरी मुलाकात इस शख्स से हुई है और धीरे धीरे हमारे बीच प्यार पनप गया। मैं अपनी दुनिया में इतनी खो गई थी कि मैं कभी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये मेरी भी गलती थी। दीदी की बात का मैं कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं खुद बोलने में असमर्थ था। मुझे क्या बीमारी थी इसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था। मेरी बीमारी के बारे में पता चलते ही मम्मी पापा ने उस दिन के बाद से मेरी देखभाल खुद करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे बातचीत करना शुरू किया। तब मुझे ये समझ में आने लगा कि प्यार सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच का रिश्ता नहीं होता, बल्कि माता पिता और बच्चे का भी एक प्रेमपूर्ण रिश्ता होता है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल कई माता पिता अपने करियर को बनाने में व्यस्त रहते हैं। इसी करियर को दौड़ में वे अनजाने में अपने बच्चों को अपेक्षा कर देते हैं। इसका उन्हें एहसास नहीं होता। अगर माता पिता खुद अपने काम में व्यस्त होंगे तो इसके दुष्ट परिणाम बच्चों पर पड़ने लगेंगे।
बच्चों को गंभीर मानसिक बीमारियों का खतरा हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह की मानसिक बीमारियों से बचाना चाहते हो तो बच्चों के साथ मित्र की तरह व्यवहार करें, रोज़ उनसे बातें करें, उन्हें कभी कभी बाहर घूमने ले जाए। हर माता पिता के लिए उनके बच्चे सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। यह माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।